हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक को लेकर क्या विवाद है। यानी कि सर क्रीक भारत का वो हिस्सा जो ना तो भारत के लिए बहुत ज्यादा लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ना ही वो हिस्सा पाकिस्तान के लिए लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना वहां पर ग्रास है, ना वेजिटेशन है, ना किसी तरह की कोई मानवीय गतिविधियां हैं। इसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान दोनों इस क्षेत्र को लेकर आपस में विवादग्रस्त रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद केवल कश्मीर या सियाचिन को लेकर ही नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको हम सर क्रीक के नाम से जानते हैं, जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। उसको भी लेकर भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। देखिए, सर क्रीक जो मुद्दा है वो आजादी से पहले की लड़ाई है, यानी कि वह मुद्दा कश्मीर और सियाचिन से भी पहले का है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सर क्रीक विवाद क्या है। देखिए, सर क्रीक जो विवाद है उसको समझने के लिए हमें 8 पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है और इन 8 पॉइंट्स को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये विवाद क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और आज इसकी स्थिति क्या है और आगे इसकी स्थिति क्या हो सकती है। तो देखिए, वो 8 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला है कि कच्छ के रण की स्थिति क्या है, दूसरा है कि क्रीक क्या होती है, तीसरा है सर क्रीक क्या है, चौथा होगा कि भाई विवाद क्या है इन दोनों के बीच में, और अगर वो विवाद है तो 5वें पॉइंट पर समझेंगे इस विवाद का कारण क्या है और इस विवाद के कारण में क्योंकि ये विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच में है तो पाकिस्तान और भारत दोनों का पक्ष क्या कहता है, उसके बाद आजादी के बाद का मुद्दा क्या है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका क्या है और इस क्षेत्र का दोनों देशों के लिए महत्व क्या है। ये सारी चीजें समझने के बाद आपको पूरा का पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सर क्रीक विवाद क्यों है और किस वजह से है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कच्छ का रण क्या है। देखिए, कच्छ का रण क्या है। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य के, देखिए मैंने यहां पर इंडिया का मैप बना रखा है, ये पड़ता है गुजरात राज्य, चूंकि इसमें समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में इसको बना रखा है पहले से। तो देखिए, कच्छ जो है ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भारत में ये कच्छ जिला है, यानी कि कच्छ का क्षेत्र है। यह कच्छ का जो क्षेत्र है वो गुजरात के उत्तर पश्चिम में पड़ता है और ये पूरी तरह से एक सफेद नमकीन दलदल के रूप में है। अब ये सफेद नमकीन दलदल के रूप में क्यों है तो पहले उसको जानते हैं। क्योंकि सिकंदर के समय की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रॉपर पानी था और है क्या कि कच्छ के 2 हिस्से हैं, एक उत्तरी हिस्सा है और एक दक्षिणी हिस्सा है। तो उत्तरी कच्छ जो था वो भी दक्षिणी कच्छ की तरह प्रॉपर पानी से भरा हुआ था, यहां पर नदियां थी, सब कुछ था। लेकिन 1819 के समय में एक भूकंप आया और उस भूकंपी घटना की वजह से ये जो उत्तरी हिस्सा था वो थोड़ा सा ऊपर की ओर भ्रमित हो गया, ऊपर की ओर उठ गया और इसकी वजह से यह वाला क्षेत्र पर हाई टाइड या लो टाइड का पानी नहीं पहुंच पाता और यहाँ की जो नदियां थी वो नीचे की ओर चली गई, जिसकी वजह से यह हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाने के कारण पानी से वंचित रह गया, मतलब यहाँ पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए यहाँ का जो पानी था वो कई वर्षों में धीरे धीरे सूख कर और एक नमकीन दलदल के रूप में यह क्षेत्र रह गया है। जबकि सिकंदर के समय में ये वाला क्षेत्र जो था वो नौगम्य था, मतलब ये नेविगेबल था, यहाँ बोटिंग होती थी, सेलिंग होती थी, तो ये क्षेत्र काफी पानी से भरा हुआ था। लेकिन आज की डेट में ये क्षेत्र जो है वो बिल्कुल नमकीन रेगिस्तान, सफेद रेगिस्तान है। यहाँ पर किसी तरह की ना तो ग्रास लैंड है, ना वेजिटेशन है, ना यहाँ लोग रहते हैं, कोई मानवीय गतिविधि नहीं है। उसके बाद भी यह हिस्सा जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गर्मियों में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक ही साल के अंदर इतना टेम्परेचर डिफरेंस है, इतना यहाँ पर तापांतर है, जो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां इतनी विषम हैं। ये दुनिया के कुछ दुर्गम इलाकों में से, दुनिया के कुछ बहुत बेकार खराब इलाकों में से ये आता है। तो देखिए, कच्छ के रण की आपने स्थिति समझ ली कि कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से में है और ये जो कच्छ का रण है इसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है, यानी कि कच्छ का रण जो है अपने उत्तर में और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सीमा लगाता है। अब हम जरा दूसरे मुद्दे को समझते हैं कि क्रीक क्या होती है। देखिए, क्रीक क्या है। क्रीक इज जस्ट अ वाटर बॉडी, इट इज अ वेरी नैरो वाटर बॉडी, इट लुक्स लाइक अ रिवर बट एक्चुअली इट इज नॉट अ रिवर। यानी कि जो क्रीक होती है वो एक बहुत पतली सकरी पानी की पट्टी होती है। एक पतली सकरी पानी की पट्टी होती है, दिखती तो नदी की तरह है लेकिन इसमें पानी की मात्रा नदी की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको एक क्रीक के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में आज यहां पर जो क्रीक है उसको हम ऐसी गुजरात में दर्जनों क्रीक्स हैं और गुजरात में नहीं पूरी दुनिया में हजारों लाखों क्रीक्स हैं, लेकिन हम आज यहां पढ़ने वाले हैं सर क्रीक को। सर क्रीक क्या है अब हम इसको समझ
समझते हैं। देखिए, सर क्रीक जो है वो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच में एक पतली सकरी पानी की पट्टी है जो कि लगभग 96 किलोमीटर की है। ये जो सर क्रीक है इसको हम पहले बाण गंगा के नाम से जानते थे, यानी कि भारतीय इतिहास में इसको बाण गंगा के नाम से जाना गया है, लेकिन एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर बाद में इसको हमने सर क्रीक कहने लगे हम इसको। यहां पर एक विशेष मछली पाई जाती है, सीरी प्रजाति की मछली, इसलिए हम इसको कई बार सर सीरी क्रीक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बेसिकली आज की डेट में ये जो जगह है वो सर क्रीक के नाम से फेमस है। तो अब हम आइए समझते हैं कि इसका विवाद क्या है। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस क्षेत्र को लेकर अपना अपना अधिकार जमाते हैं। विवाद ये है कि यहां पर एक ग्रीन लाइन आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान की और भारत की सीमा रेखा है, यानी कि पाकिस्तान कहता है कि इस ग्रीन लाइन को हम सीमा मानेंगे और इसके ऊपर का क्षेत्र हमारा है, जबकि भारत पाकिस्तान की इस दावे को बिल्कुल भी नहीं मानता है, सिरे से खारिज करता है। भारत क्या कहता है? भारत ये कहता है कि ये जो रेड लाइन है, ये जो सर क्रीक के ठीक बीचों बीच से होकर जाती है, ये हमारी सीमा रेखा है, अर्थात इस सर क्रीक पर आधा हिस्से पर कब्जा भारत का भी है। जबकि पाकिस्तान कहता है इस ग्रीन लाइन के ऊपर वाला हिस्सा हमारा है, अर्थात ग्रीन लाइन को सीमा रेखा मानता है, यानी कि पूरा का पूरा सर क्रीक उसका है। तो इस रेड लाइन को भारत सीमा मानता है, पाकिस्तान नहीं, जबकि ग्रीन लाइन को पाकिस्तान सीमा मानता है, भारत नहीं। और बस इसी बात की ये लड़ाई है। ये जो कच्छ जिला है ये पूरा 23,300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें से लगभग 650 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत भयंकर विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो आपने जाना कि भाई सर क्रीक क्या है, अब आपने ये भी जान लिया कि विवाद क्या है। विवाद भारत और पाकिस्तान का है। आइए अब समझते हैं विवाद का कारण क्या है। एक्चुअली में टॉपिक यहां से शुरू होता है। एक्चुअली विवाद का कारण क्या है? देखिए, विवाद दो देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो पहले हम समझते हैं पाकिस्तान का पक्ष, उसके बाद हम समझते हैं भारत का पक्ष। देखिए, विवाद इसका अभी से नहीं है बल्कि काफी पुराना है, यानी कि ये विवाद जो है वो 1908 के आसपास से है। हम जानते हैं देश की आजादी से पहले यहां पर बहुत सारी देशी रियासतें थी, यहां पर बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें इस कक्ष में जो था वो महाराजा राव का शासन था और यहां सिंध में सिंध सरकार थी, सिंध गवर्नमेंट थी। उस टाइम पर ये पाकिस्तान नहीं था, यानी कि ये पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र था, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र था और यहां पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। तो उस टाइम पर 1908 में एक फौजदारी का मुकदमा हुआ, जिसमें महाराजा राव और सिंध गवर्नमेंट ने आपस में यह डिसाइड किया कि पहले हमें ये निश्चित करनी चाहिए कि हम दोनों की यहां पर सीमा रेखा क्या है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था कि कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा, तब इसके बाद में ये इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें इसकी सीमा रेखा निर्धारित करनी चाहिए। और सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 पर हस्ताक्षर किए। अब ये क्या है हम उसको समझते हैं। देखिए, यहां पड़ता है बंबई, क्योंकि आज की डेट में ये बॉम्बे है या मुंबई है, लेकिन इससे पहले ये बंबई के नाम से जाना जाता था। आज हम इसको मुंबई बोलते हैं। तो यहां पर ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा किसमें आता था? बंबई प्रेसिडेंसी में आता था। तो बंबई प्रेसिडेंसी में आने की वजह से यहां पर बंबई प्रेसिडेंसी का कानून लागू होता था। तो बंबई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 के अकॉर्डिंग यहां पर एक डिस्प्यूट को डिसीजन में बदला गया और डिसीजन ये दिया गया कि भाई एक लाइन बनाई गई, ये वाली ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन 1914 में बनाई गई और ये कहा गया कि भाई ये वाली जो ग्रीन लाइन है ना, ये लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच कक्ष के क्षेत्र में सीमा रेखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो सरक्रीक नाम का जो जगह है, ये सरक्रीक पतली पानी की पट्टी है, ये सिंध प्रांत में चली जाएगी। तो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 के हिसाब से ये सरक्रीक वाला हिस्सा जो था वो सिंध के हिस्से में चला गया और कच्छ के हिस्से में नहीं आया। हुआ क्या, धीरे धीरे जब हम 1947 में आए तो 1947 में देश आजाद हो गया और पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बन गया और भारत एक अलग बन गया। दोनों देशों की अपनी अपनी संविधान सभाएं हो गई, दोनों देशों की अपनी अपनी सरकार हो गई, अपनी अपनी गवर्नमेंट हो गई। तब उस टाइम पर ये जो सिंध हिस्सा था ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो भाई सिंध के पाकिस्तान में जाने से बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये वाला जो हिस्सा होगा, कक्ष जो सरक्रीक वाला हिस्सा है, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। तो यहां तक पाकिस्तान का मानना यह है कि भाई 1908 के विवाद के बाद जो बॉम्बे रेजोल्यूशन 1914 में ये डिसाइड किया गया था सरक्रीक सिंध का हिस्सा है और सिंध आज पाकिस्तान के पास है। तो इसके हिसाब से पाकिस्तान ये मानता है कि ये सरक्रीक वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है। अब हम बात करते हैं कि भाई भारत का पक्ष क्या है। देखिए, भारत ने भी यहां पर एक बड़ा अच्छा पक्ष उठाया और भारत का भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत ये कहता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये कहा है कि बॉम्बे रेजोल्यूशन 1914 के हिसाब से जो पैरा 9 है वो ये कहता है कि ये वाला हिस्सा
पाकिस्तान के पक्ष में, यानी कि सिंध के पक्ष में जाएगा। तो भारत इसी बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 का पैरा 10 पकड़ लेता है। बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 में यह कहा गया है कि ये वाला जो क्षेत्र है सर क्रीक, ये वर्ष के अधिकांश समय तक, यानी कि ये वर्ष के काफी सारे महीनों तक ये नेविगेबल है, मतलब यहां पर नौगम्य है, यहां पर बोटिंग की जा सकती है, सेलिंग की जा सकती है, मतलब यहां वर्ष के अधिकांश समय तक पानी बहता है। बस भारत ने इसी पॉइंट को अपना बेस बना लिया और भारत ने क्या किया कि भारत ने ये कहा कि अगर रिजोल्यूशन एक्ट 1914 के पैरा 10 में यह कहा गया है कि यहां वर्ष के अधिकांश समय तक पानी रहता है, तो इसका मतलब है कि यहां पर अब इंटरनेशनल लॉ लागू होता है। और अब इंटरनेशनल लॉ पर आते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ अगर यहां लागू होता है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहां थालवेग प्रिंसिपल लगेगा। देखिए, आप जाने पहले तो थालवेग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, थालवेग प्रिंसिपल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घाटी रेखा सिद्धांत। तो अगर यहां पर ये नेविगेबल है, यहां पर बोट चल सकती है वर्ष के अधिकांश समय तक, तो यहां थालवेग या इंटरनेशनल लॉ लागू होता है और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यहां थालवेग प्रिंसिपल लागू होता है। और थालवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ देयर इज अ वाटर बॉडी एंड इफ इट इज नेविगेबल, वी कैन स्विम देयर, वी कैन सेल देयर, तो उस स्थिति में उस क्षेत्र पर दोनों इधर उधर के लगने वाले देशों का समान अधिकार होता है। और थालवे प्रिंसिपल के हिसाब से अगर ये नेविगेबल है तो इसका 50-50% पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। 50% पाकिस्तान के पास जाएगा और 50% भारत के पास जाएगा। और भारत यहां पर एक बढ़त ले लेता है, क्योंकि भारत ये कहता है कि हमने जो रेड लाइन को डिसाइड किया है कि रेड लाइन हमारी सीमा होगी, हमने इस कक्ष के रन में जो सर्कल है उसके ठीक बीचों बीच से जो रेड लाइन खींची है, ये हमने थालवेग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए खींची है। और यहां पर हम किसी भी तरह से इंटरनेशनल लॉ का एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर किसी भी तरह से इंटरनेशनल लॉ को नहीं तोड़ रहे हैं। और ये हमने जो डिसाइड किया वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही डिसाइड किया है। तो यहां पर भारत मजबूत है। अब हम बात करते हैं, ना तो भारत पाकिस्तान की बात मानता है, ना पाकिस्तान भारत की बात मानता है। तो अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आजादी के बाद का मुद्दा क्या है। तो देखिए, आप समझिए कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच ये वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा इश्यू नाला नहीं था। ये इस पर हमने बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि उस टाइम पर कश्मीर का मुद्दा गर्म था। और कश्मीर के मुद्दे के कुछ दिन बाद क्या हुआ, सियाचिन का मुद्दा गर्म हो गया था बाद में। लेकिन हम देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो कश्मीर के मुद्दे की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आजादी के बाद तक भी 1964 तक यह स्थिति रही कि आराम से यहां पर लोग फिशिंग करते थे, लोग आते थे, मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोग यहां फिशिंग मछली पकड़ते थे, गुजरात से भी लोग जाते थे और यहां पर फिशिंग करते थे, मछुआरे जाते थे, नौकाएं चलती थी। इसके अलावा यहां से ट्रेड भी होता था, दोनों तरफ के लोग आते थे, आपस में बातचीत करते थे, एक दूसरे की संस्कृति को समझते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, सारी चीजें चलती थी। क्योंकि उस टाइम तक ये एरिया बहुत सेंसिटिव नहीं था, क्योंकि यहां पर आर्मी डिप्लॉयड नहीं की गई थी। और आप जानते हैं, जिस क्षेत्र में एक बार आर्मी डिप्लॉयड हो जाती है तो वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसके बाद वहां पर सिविलियंस का इंटरफेरेंस काफी कम कर दिया जाता है, क्योंकि वो एरिया डिफेंस कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन हुआ यह कि 1965 का जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उस 1965 के वॉर में जो पाकिस्तान था उसने इस क्षेत्र पर भी आक्रमण किया और इस क्षेत्र पर आक्रमण करके घुसपैठ करके यहां पर इसने क्या किया, इस सरक्रीक वाले हिस्से को कब्जा करने का कोशिश की, इसने यहां पर ट्राई किया। और उस टाइम पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया और पाकिस्तान को पीछे धकेलकर इस क्षेत्र को पाकिस्तान का कब्जा होने से बचा लिया। और बस उसी टाइम से पाकिस्तान ये जिद पकड़ के रह गया है कि हमें तो सरक्रीक पूरा का पूरा चाहिए। यानी कि पाकिस्तान कहता है कि जैसा महाराजा राव और सिंध प्रांत के समय में बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1914 में डिसाइड किया गया था, हम तो उसी हिसाब से पाकिस्तान को लेंगे। अर्थात पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस ग्रीन लाइन को ही सीमा बनाएंगे और यहां तक हम कब्जा करके रखेंगे। आपको पता होगा कि यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा मतलब खराब कंडीशंस में है, क्योंकि यहां पर आर्मी के लिए या बीएसएफ के लिए पेट्रोलिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्या वजह है यहां पर पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है, इसके लिए कौन सा स्पेशल फोर्सेस लगाए गए हैं, कौन सा बीएसएफ का एक एलिट फोर्स लगाया गया है, उसको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में हमारा जस्ट नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उसमें आपको काफी डिटेल से बताएंगे कि वो जगह कौन सी है। ठीक है, तो अभी आप इस मुद्दे पर वापस से आ जाइए। तो यहां पर ये पाकिस्तान ने जिद पकड़ ली कि उसको वो हिस्सा चाहिए और भारत इस हिस्से को बचाए पड़े हुए है, जैसे भारत आज की डेट में सियाचिन को बचाए हुए है। तो अब हम समझते हैं कि आजादी के बाद तो ये मुद्दा अब हुआ ये
कि इसी टाइम पर कि जो उस टाइम के 1965 का जब वॉर हो गया तो उस टाइम पर एक उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन ने ये कहा कि भाई आप दोनों देशों के प्रतिनिधि एक बार बैठिए और आप दोनों देश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि भाई आपकी सीमा क्या है, और आप जो यूनक्लॉज है यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था, यूनक्लॉज यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये जो मैंने इससे पहले टॉपिक पढ़ाया था, भारत की सीमाएं क्या है, प्रादेशिक सीमा, अविच्छिन्न मंडल और विशिष्ट आर्थिक जो मंडल है, यानी कि इन क्षेत्रों को डिसाइड जो करता है, यानी कि पानी के क्षेत्र में जो सीमा रेखा निर्धारित करता है वो करता है यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन ने यह कहा कि भाई आप लोग एक बार एक ट्रिब्यूनल सेटअप कीजिए और उस ट्रिब्यूनल सेटअप के हिसाब से आप बात करिए और उसमें आप ये डिसाइड करिए कि आपकी सीमा क्या है और कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन इस पर हुआ यह कि भारत पाकिस्तान ने ट्रिब्यूनल सेटअप भी किया और भारत पाकिस्तान ने इस पर कई बार चर्चा की, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है, लगभग 11-12 बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, भारत इसको बचाए पड़ा है। भारत आज भी कहता है कि हमें रेड लाइन वाला एरिया हम सीमा मानेंगे, पाकिस्तान कहता है हम ग्रीन लाइन वाला एरिया सीमा मानेंगे, यानी कि यहां पर नहीं आ पाया। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसकी क्या भूमिका है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1968 में यूनक्लॉज के नियमानुसार एक स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट में यह कहा कि इस सर्क्रीक का 90% एरिया भारत से बिलोंग करता है और 10% एरिया पाकिस्तान से बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्लेम्स दैट 90% ऑफ द सर्क क्रीक एरिया बिलोंग्स टू इंडिया एंड रेस्ट 10% एरिया बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बट पाकिस्तान डज नॉट एग्री ओवर दिस स्टेटमेंट। यानी कि पाकिस्तान इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से पाकिस्तान को जो चाहिए उसको तो वो बिल्कुल भी नहीं मिला और भारत को जो चाहिए उससे ज्यादा मिल गया। यानी कि उस 10% में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह कहा है कि उस 10% में भी हम ये देखेंगे कि विच पार्ट इज नेविगेबल, यानी कि कौन सा पार्ट ऐसा जो नेविगेबल है, कौन सा पार्ट ऐसा जो नेविगेबल नहीं है, कहां दलदल है, कहां झील है, कहां जमीन है, कहां क्या है, इस पर भी हम डिसाइड करेंगे। तो इस हिसाब से पाकिस्तान उस मुद्दे को नहीं मानता है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में ही यह निर्णय दिया है। तो भारत यहां पर मजबूत स्थिति में, और भारत बहुत कॉन्फिडेंटली ये क्लेम करता है कि हमने यहां पर बिल्कुल भी रेड लाइन खींचकर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरनेशनल रूल को एनक्रोच नहीं किया है, इसको नहीं तोड़ा है, तो हम यहां से पीछे क्यों हटें। अब हम एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं। इतना सारा विवाद कक्ष के रन की स्थिति गलत जगह पर है जो कि बिल्कुल बैरन टैरन है। सरक्रीक क्या है, सरक्रीक क्या है, विवाद क्या है, विवाद का कारण क्या है, ये उस समय पर विवाद का क्या कारण था, वो वजह 1908 में कुछ और थी कि वो अपनी सीमा रेखा निर्धारित करना चाहते थे। लेकिन आज के भारत और पाकिस्तान के बीच में इस क्षेत्र को जो विवाद है उसकी वजह कुछ और है। अब उसकी वजह क्या है वो हम समझेंगे इस क्षेत्र के महत्व के लिए, यानी कि दोनों देशों के लिए इस क्षेत्र का महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला जो वजह है वो ये है, भाई कोई भी देश अपनी जमीन का 1 बीघा भी किसी को नहीं देना चाहेगा। तो ये एक ऑनर वाली बात आ गई, ये प्राइड वाली बात आ गई, ये उनकी एक कह सकते हैं स्टेटस सिंबल की बात आ गई कि अगर भारत ने ये हिस्सा कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को ये लगेगा कि हमारा वो हिस्सा जो हमें कभी दिया गया था और वो आज भारत ने छीन लिया, तो भारत पाकिस्तान इस हिसाब से भी ये हिस्सा भारत को नहीं देना चाहता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज कंसिडर्ड दैट द एरिया ऑफ सरक्रीक इज द लार्जेस्ट फिशिंग एरिया इन द एशिया। यानी कि जो सरक्रीक वाला क्षेत्र है वो एशिया का सबसे बड़ा एक मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, और यह माना जाता है कि जिसका इस पर कब्जा होगा तो वो यहां पर फिशिंग करने में उसको आसानी होगी और वो वहां पर लोगों के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, यही वजह है कि इस फिशिंग एरिया की वजह से जो लोग हैं, जो भारत और पाकिस्तान के लोगों ने कुछ भी नहीं पता कि क्या है सरक्रीक, क्या है दोनों का मुद्दा, क्या था 1908, क्या था 1914, क्या था बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एक्ट, क्या है दोनों के बीच की कोई इश्यू, क्या है दोनों के नियम, वो कुछ नहीं जानते। उनको सिर्फ मछली पकड़नी है, और इसकी वजह से जब यहां चले जाते हैं तो कई बार पाकिस्तान के लोगों को भारत पकड़ लेता है, कई बार भारत के लोगों को पाकिस्तान पकड़ लेता है, और इसका खामियाजा उनके परिवार वालों को उठाना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज है कि यह चीज डिक्लेयर होनी चाहिए, स्पष्ट एकदम क्लियर डिक्लेरेशन होना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के पास है और क्या इंडिया के पास है।
तो एक तो फिशिंग वाला जो रीजन है ना, फिशिंग वाला जो पॉइंट है वो दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा माना जाता है कि यहां पर इमेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब यहां पर बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज हैं, और हाइड्रोकार्बन का सीधा सा मतलब है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम उत्पाद। यानी कि यह माना जाता है कि जो सर्क क्रीक वाला क्षेत्र है यहां पर बहुत सारे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं और यहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम क्षेत्र है। और आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई पेट्रोलियम क्षेत्र की है। पूरा दक्षिण चीन सागर पर चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वजह सीधा सीधा सा है कि पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम और वहां पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज। तो यह माना जाता है कि सर्क क्रीक वाला जो क्षेत्र है यहां पर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के रिसोर्सेज हैं और जिसका यहां पर कब्जा होगा भविष्य में वही जाकर इनका उत्खनन कर पाएगा, इनको निकाल पाएगा, इनका दोहन कर पाएगा और उसका इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज भी है कि यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ये चाहते हैं कि जो अगर ये हिस्सा हमारे पास आ गया तो हम मोरल डाउन कर सकते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान चाहता है कि अगर ये हिस्सा इंडिया से हमने ले लिया तो हम इंडिया का मोरल डाउन कर देंगे। तो ये कुछ वजहें हैं जिन वजहों से भारत और पाकिस्तान के बीच सर्क क्रीक जो है वो एक विवाद का कारण बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि सर्क क्रीक क्या है, सर्क क्रीक का विवाद क्यों है, भारत पाकिस्तान क्यों लड़ना चाहते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं कि इन द एंड रिजल्ट क्या निकल के आया है, यानी कि इस सारे मुद्दे के बाद इन द एंड रिजल्ट ये निकल के आया है कि भारत और पाकिस्तान में आज भी यहां पर जो स्थिति मजबूत है वो भारत की मजबूत है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कक्ष वाले क्षेत्र में आज भी, इस सर्क क्रीक वाले क्षेत्र में, इस कक्ष वाले क्षेत्र में आज भी पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट यहां पर बीएसएफ की या उनकी आर्म्ड फोर्सेस की कोई पोस्ट नहीं है, जबकि भारत की तरफ से यहां पर कई सारी पोस्ट हैं। यहां पर बीओपी भी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट भी है जो कि बीएसएफ यहां पर लगी हुई है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि यहां पर क्या कठिनाइयां आती हैं, किस तरह का फोर्स डिप्लॉय किया गया है, किस तरह से वो लोग यहां ऑपरेट करते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान यहां से क्या करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में ये कक्ष का रण और सर्क क्रीक विवाद को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।